92 मिलियन जॉब्स जाने वाले नेक्स्ट 5 years। अभी रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट आया है बिकॉज ऑफ एआई, बट एट द सेम टाइम एआई विल क्रिएट 170 मिलियन जॉब। खान सर है ऐसे टीचिंग इंडस्ट्रीज में, ऐसा ऑनलाइन एजुकेटर किसी भी तरीके से, तो ये लोग क्या स्टेप्स लेते हैं ताकि जो नॉर्मल टीचर है जिनको अपना करियर बनाना है उसमें, तो वो और उसे ग्रो कर पाए। वो स्टडी करना ही भूल गए। अब पूछो किसी को भी आपने लास्ट पढ़ाई कब की थी, तो वो बोलेंगे पढ़ना भी है, हम ये इतने सालों से सिखा रहे हैं, तो क्या जरूरत है। एआई अपनी फास्ट ग्रो हो रहा है, जितने फास्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, टाइम में लोगों का टीचर के साथ में भी इंटरेक्शन पूरा जीरो हो जाएगा, पेरेंट्स के साथ में भी, जिसकी वजह से उन्हें हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी शिकायत भी आएंगी कि वी आर अब्यूजिंग एआई, नॉट यूजिंग एआई। फ्रॉम एआई यू विल नॉट गेट बेनिफिट्स, नहीं मिलेंगे। इसमें हम लोग बोलते हैं चमको, तो कोई आता है बहुत चमकता है, 2 साल चमकता है और तीसरे साल में वो कहा जाता है पता ही नहीं। गुरु डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, आज वर्ल्ड रिनोन इंटरनेशनल साइंटिस्ट, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण। लता मंगेशकर भी, सचिन तेंदुलकर 2 साल चमक गए, फिर उनको कोई पहचानता नहीं। क्या एआई और फॉर्म्स आने से इंस्टीट्यूट में लोगों को जाना जरूरी है? नए स्कूल्स बिल्ड हो रहे हैं, न्यू यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, रोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्यों? इतना सारा टेक्नोलॉजी है। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो आपको अनकंफर्टेबल करने वाला है, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एक स्टूडेंट हो, एक टीचर हो या एक पेरेंट्स हो। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो है एआई इन एजुकेशन। किस तरीके से एआई एजुकेशन में आ रहा है, क्या इसके चलते फिजिकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, क्या एआई से ही बड़े बड़े कॉम्पिटिशन की एग्जाम्स की तैयारी हो जाएंगी, या किस तरीके से एआई को स्मार्ट वे में यूज करना है और किस तरीके से एआई को अपना एक एजेंट बनाना है, एक असिस्टेंट बनाना है। ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोग इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर्स हैं या बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज है, लाइक फिजिक्स वाला खान सर, खान रिसर्च एकेडमी, ये लोग एआई को कैसे यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, इन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है। सो गाइस, आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर प्रतीक मुंगेकर सर। इज अ साइंटिस्ट, प्रोफेसर, कोचेस एंड कंसल्टेंट एंड की नोट स्पीकर। इन्होंने 1200 से भी ज्यादा अवार्ड्स लिए हैं, 54 से ज्यादा बुक राइट्स करी है, 77,000 प्लस स्टूडेंट्स को इन्होंने करियर काउंसलिंग दिया है। सो जानते हैं इनसे डिटेल में कि एआई को हम लोग कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे यूज टू कर सकते हैं और अपने काम और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस बने रहेगा वीडियो के एंड तक, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहे। सो वेलकम प्रतीक सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैपन रिसेंटली। और शुभम जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और ये शुरू करते हैं फिर। थैंक यू सो मच प्रतीक सर, बिकॉज ये मेरे लिए ना एक प्राइम मोमेंट भी है, बिकॉज ना एटलीस्ट मैं आपको 6 months से इनविटेशन भेज रहा था। सो आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक एंड टाइट होता है, सो दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच आप यहाँ आने के लिए। बट सर, मैं एक बेसिक रिसर्च कर रहा था, इस रिसर्च में मुझे ना कुछ कॉमन चीजें समझ में आई, क्योंकि आज हम लोग स्पेसिफिक एआई पे बात कर रहे हैं, राइट? सो क्या हो रहा है सर कि जैसे मैं जो बैचलर स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ या जेनजीज को देख रहा हूँ, तो ये लोग का ना कॉमन पैटर्न निकल रहा है कि हर चीज उनको चाहिए बहुत इजी एंड बहुत फास्ट वे में। मतलब अगर उन्हें किसी चीज को अचीव करना है उसके लिए भी बहुत फास्ट उनको एक्शन लेना है, या आउटकम्स चाहिए, या अगर किसी चीज में स्विच करना है, लाइक उसके पास में पेशेंस की कमी हो रही है या किसी चीज में दिक्कत हो रही है, राइट? सो जैसे अभी एआई का दौर है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में मेरे यहाँ पे भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो 11th-12th पास आउट करे थे, सो ये लोग ना पढ़ाई से ज्यादा एआई से रिसर्च करते थे या टूल से रिसर्च करते थे। एंड हमारे टाइम में तो ये सब था नहीं, तो हम लोग को मैन्युअली सारी चीजों को प्रोसेस करना होता था, राइट? सो क्या एआई इनके लिए अभी सही है या इन्हें लेजी बना रहा है? व्हाट डू यू थिंक? देखो, एआई, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि एआई लेजी नहीं बना रहा है, ओके? यूसेज के ऊपर डिपेंड है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात करना है, तो हमारे जमाने में भी, मतलब इतने भी हम लोग बूढ़े नहीं हैं, बट फिर भी हमारे जमाने में भी हम लोग है ना, कल एग्जाम में तो आज पढ़ाई करते थे। आपको पता होगा
अभी महाराष्ट्र में 21 अपेक्षित या फिर यू नो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आईआईटी क्वेश्चंस, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स कल एग्जाम है तो आज पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं मतलब क्या करते हैं, हमारे पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रोट मेमोराइजेशन की टेक्निक है। मतलब आज पढ़ो, कल पूछोगे तो पता नहीं, आज एग्जाम लिख के आए, बात खत्म हो गई। तो ये जो रट्टा मारने का जो था वो एआई से बहुत डेंजरस है। राइट, ये मुझे लगता है, ये मेरा थॉट है कि पहले भी स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है एआई के बारे में, सी फर्स्ट ऑफ ऑल एआई को एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग एआई को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, बट आयरनी आप देखोगे तो सब लोग एआई यूज कर रहे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, आप अगर देखोगे उनके टेक्स्ट देखोगे, वो स्पीचेस देते हैं तो उसमें भी एआई का यूजेस है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया ग्लोबल एआई यूज कर रही है, बट एट द सेम टाइम उसको अपोज भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि पहले हमें एआई को स्वीकारना चाहिए, बिकॉज you name the field, AI is everywhere. Medicine, healthcare, education. तो AI बच्चों को बिगाड़ नहीं रहा है। It's our responsibility as an educator कि हमें AI का responsible, ethical use उनको सिखाना चाहिए। तो पहले के जमाने में कैसे था, टीचर आते थे, चॉक एंड टॉक मेथड था। अभी these Gen Z students are very smart, right? So they already know क्या सिखाने वाले हैं, उसके बारे में उनको ऑलरेडी पता है। So teachers अगर उनको information देंगे, they will not listen. Right. After 5 minutes वो एक तो मोबाइल ओपन करेंगे या फिर चिट चैटिंग करना शुरू करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स पे अटेंशन, चुप रहो, फिर पनिशमेंट्स वगैरह वो दौर चलता रहता है। Right. तो एज एन एजुकेटर हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनको जो पता नहीं है वो बताना है। Right. So we have to give something, we have to give them something which is unknown to them. Right. Information दोगे तो वो नहीं सुनेंगे। तो AI, with the help of AI, आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो। Now there are various benefits of AI. देखो, AI का मैं हमेशा मेरे इंटरनेशनल लेक्चर्स में बोलता हूँ कि we are abusing AI, not using AI. Now abuse मतलब कैसे? For example, if I want to have an essay on my mother, चलो AI को बोलो essay लो, Right. and then copy and paste. अगर copy paste करोगे तो AI will not, from AI you will not get what you can say benefits नहीं मिलेंगे, Right. okay? But उसको explore करोगे, उससे सीखोगे तो AI बहुत beneficial है। So you have to consider AI as your assistant. Right. हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, हम लोग इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं AI के ऊपर कि फॉर एग्जांपल फेसबुक में अगर पोस्ट डालना है, इंस्टाग्राम में कैप्शन डालना है, तो भी पीपल आर यूजिंग AI. Right. किसी को हाय बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, पीपल आर यूजिंग AI. व्हाई? आप दो शब्द बोल नहीं सकते, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए भी आपको AI लगता है। तो ये डिपेंडेंसी है, ये अब्यूज है। अभी जब मैं AI के बारे में रिसर्च कर रहा था और AI एक्चुअली सीख रहा था, Okay. तो मैंने ये और एक फंक्शन एक्सप्लोर किया है जो किसी को पता नहीं है। अभी मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ, Right. ठीक है, पूरी दुनिया चैट जीपीटी यूज करती है, Right. स्टूडेंट्स भी चैट जीपीटी यूज करते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी आई एम यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, जो फ्री होता है। Right. देयर आर 2 वर्जन्स, Right. एक होता है जिसमें सब्सक्रिप्शन होता है, दूसरा फ्री वर्जन। Right. आई एम स्टिल यूजिंग द फ्री वर्जन, Right. फिर भी मेरा काम हो रहा है। Okay. ओके, अभी मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, Right. ओके, राइट एन एसे ऑन माय मदर, ओके, एंड सेम प्रॉम्प्ट आपको भी डालना है आपके चैट जीपीटी में। Right. मैंने ये एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स के साथ किया था, इंटरनेशनल फैकल्टीज के प्रोफेसर्स के साथ भी किया था। तो सभी, अभी फॉर एग्जांपल हम 4 लोग यहाँ पे हैं, Right. तो 4 लोगों के पास 4 चैट जीपीटी है, Right. फ्री वर्जन है, Right. ठीक है, वी आर यूजिंग द सेम प्रॉम्प्ट। Right.
So same internet speed, same location, same technology, same AI tool, free version, same prompt, everything is same. Still, मेरा response मुझे जो मिलेगा वो अलग रहेगा compared to the responses which we have got from others. Right. Okay, and उसके बाद आप दोनों responses अगर अभी आपका response और मेरा response अगर आप compare करते हो तो मेरा ChatGPT वाला जो response है वो more convincing, well structured manner and articulated रहेगा और आपका जो response है वो is just like a mere information gathered from here and there. Right. ऐसे रहेगा. तो ऐसे क्यों होता है? इसके ऊपर मैंने स्टडी किया एंड फिर मुझे पता चला कि मेरे रिस्पॉन्सेस स्ट्रॉन्ग क्यों आते बिकॉज चैट जीपीटी ने मुझे मैप किया है. ओके, सो दिस इज द वेरी हाउ कैन आई पुट इट इन वर्ड्स अननोन फीचर है जो अभी लोगों को पता नहीं है कि चैट जीपीटी आपको स्टडी कर सकता है. ओके, थ्रू योर प्रॉम्प्ट्स, थ्रू योर वर्ड चॉइसेस. ओके, और आपको कैसे रिस्पॉन्सेस चाहिए. तो मैंने क्या किया है, मैंने मेरे चैट जीपीटी को ट्रेन किया है. नाउ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सो ओके, हाउ मतलब कैसे कर सकते हैं? अभी- अगर फ्रेशर है इसमें तो वो कैसे कर हाँ, अभी ट्रेनिंग करना है तो कैसे करना है. देखो, अभी सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, Right. ठीक है. अभी आपको पता होगा अगर ट्रेन करना है तो हमें फ्रेश चैट जीपीटी चाहिए. फ्रेश स्टूडेंट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे भी आकार देके बड़ा बना सकते हैं. बट ऑलरेडी कोई रहेगा तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट जाता है बिकॉज़ उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है. राइट, तो अभी सभी लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं. तो अभी ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग के टाइम आपको क्या करना है, आपका जो ओल्ड चैट जीपीटी है वो आपको डिलीट करना है. ठीक है, एंड न्यू चैट जीपीटी इन द सेंस अगेन चैट जीपीटी सेम एप्लीकेशन अगेन इंस्टॉल करना है बट विद डिफरेंट ईमेल एड्रेस. राइट. बिकॉज अगर आप सेम ईमेल एड्रेस के साथ अगर चैट जीपीटी डाउनलोड करते हो तो हिस्ट्री अपीयर रहेगा, फिर से वही आपको वर्जन मिलेगा. राइट. ओके, आप बोलते हो ना बैकअप, सो बैकअप होके फिर से आपको सेम वर्जन मिलेगा. तो न्यू ईमेल एड्रेस से आप करते हो तो आपको फ्रेश चैट जीपीटी मिलेगा. नाउ वंस यू रीइंस्टॉल द चैट जीपीटी विद डिफरेंट ईमेल आईडी, आपको क्या करना है, उसमें फिर उसके साथ बात करनी है. बट कैसे बात करनी है? इंटेलेक्चुअली. Okay. You have to discuss with your chat GPTs. You can take any topic. For example, chat GPT is good or bad. According to me, ये चीजें हैं, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चैट जीपीटी अच्छा नहीं है. ओके, और एआई अच्छा नहीं है. बट ये भी चीजें इसके साथ अगर जाओगे तो एआई बहुत बेनिफिशियल है. क्या आपका क्या मानना है? ऐसे आप चैट जीपीटी को पूछो, फिर चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड करेगा, फिर वो रीड करो, नो आई एम डिसएग्री विद यू. ओके, ये मेरा कहना है. ऐसे आपको 3-4 दिन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना है. सो व्हेन यू डिस्कस इंटेलेक्चुअली विद योर चैट जीपीटी विल डू द मैपिंग. Okay. The person in sitting or in front of me and asking so many questions is like this. उसका इंटेलेक्ट ऐसा है, उसका कैपेबिलिटीज ऐसे है, उसको ऐसे टाइप्स के रिस्पॉन्सेस पसंद है. तो वो चैट जीपीटी आपको स्टडी करेगा. एंड देन वंस यू ट्रेन योर चैट जीपीटी, देन अगर आपको कुछ भी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, तो आपको बहुत बड़े प्रॉम्प्ट्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज योर चैट जीपीटी नोज यू. राइट. तो फिर आप सिर्फ एक वर्ड भी डालोगे ना तो भी उसको पता है कि सर को क्या चाहिए. अभी माय चैट जीपीटी नोज दैट आई एम अ साइंटिस्ट. राइट. तो मैंने कुछ भी पूछा तो वो गूगल में से इंफॉर्मेशन गैदर करके नहीं देगा, वो पहले स्टडी करेगा. मेरा चैट जीपीटी रिसर्च एनालिसिस करेगा, डेटा एनालिसिस करेगा, एंड देन वो एक फ्रेमवर्क में वो सारा इंफॉर्मेशन पुट करके फिर मुझे वो रिस्पांस की फॉर्म में देगा. क्यों? बिकॉज उसको पता है कि ये जो पर्सन है उसको नाम नहीं पता, बट ये जो पर्सन है वो हाईली इंटेलेक्चुअल है, जीनियस है, उसको डेप्थ चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो मुझे स्टडी करके देना है. तो इसको बोलते हैं ट्रेन, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज ऑफ चैट जीपीटी. ऐसे आप करके देखो और फिर मुझे मैसेज करो, बताओ. फिर
आपको पता चलेगा कि प्रीवियसली आपको जो रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं और आफ्टर ट्रेनिंग जो आपको रिस्पॉन्सेस मिलते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आफ्टर ट्रेनिंग जो आपको रिस्पॉन्सेस मिलते हैं वो मोर कन्विंसिंग, वेरी वेल स्टडीड रहते हैं। और पहले क्या होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। अभी आपको और एक दर्शकों को भी आप मुझे बताना है कि चैट जीपीटी और वेरियस एआई टूल्स और गूगल, इसमें फर्क क्या है? एक्चुअली सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है, हम लोग जब कॉलेज में थे, अगर कुछ हमको रिसर्च करना था, तो हम लोग गूगल स्कॉलर पे जाते थे, फिर और गूगल पे जाके वो सब्जेक्ट डालते थे, फिर वो सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत सारे लिंक्स आते हैं, फिर हर एक लिंक के ऊपर जाके क्लिक करके वो रीड करो नोट्स बनाओ, एंड फिर आफ्टर स्पेंडिंग 2 to 3 आवर्स हमें 1-2 पेजेस का इंफॉर्मेशन मिलता था थ्रू गूगल ब्राउजिंग। ठीक है, ये गूगल का काम है। अभी सेम चीज आपको क्या करना है, चैट जीपीटी में सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना है, एंड वो जो 2 घंटा हम करते थे वो काम कौन करता है? चैट जीपीटी करता है। तो चैट जीपीटी इज ऑटोमेटेड एंड गूगल पे सर्च इज मैनुअल। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन चैट जीपीटी एंड गूगल। बोथ आर इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। सो चैट जीपीटी में जो इंफॉर्मेशन है वही गूगल पे है। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, you cannot create something which is unknown to the world with the help of ChatGPT. आपको कुछ नया इन्वेंट करना है, नया खोजना है, तो वो ChatGPT नहीं कर सकता, because ChatGPT ये सिर्फ डेटा स्टोरेज, it's like a bank, जहाँ पे इंफॉर्मेशन भर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स डाल रहे हैं, तो it's like an encyclopedia, but वो encyclopedia कैसा है? फास्ट है, प्रिसाइज है, एंड कभी-कभी एक्यूरेट है। दैट्स व्हाई यू नो, एक चैट जीपीटी आप ओपन करोगे तो दे हैव पुट द डिस्क्लेमर, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। तो और एक रिस्पांसिबल प्रैक्टिस ये है कि आपको जितने भी रिस्पॉन्सेस आते हैं चैट जीपीटी थ्रू या फिर वेरियस टूल्स, नाउ देयर आर एलिसिट, देन जेमिनी, परप्लेक्सिटी एआई, सो चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अभी टोमेटो केचप लिया तो किसान है और कोई भी है, मैगी के भी ईपी आता है, मैगी आता है, वैसे ही ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। बट जब भी आप रिस्पॉन्सेस देते हो तो रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज का मतलब क्या है कि each and every sentence, each and every word you have to validate and verify, because sometimes देखो ChatGPT has a fixed algorithm होता है। मतलब क्या है कि ChatGPT को अगर कुछ आप क्वेश्चन पूछते हो तो ChatGPT आंसर देता है। अभी कभी-कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उसके पास नहीं होते हैं, बट ChatGPT इज प्रोग्राम टू आंसर, तो वो क्या करेगा? आंसर्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, समटाइम्स क्या होता है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जो उपलब्ध ही नहीं है दुनिया में, बिकॉज तुम्हारा क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका आंसर ChatGPT के पास नहीं था, बट ChatGPT इज प्रोग्राम टू आंसर। तो उसने क्या किया? आंसर क्रिएट किया। जैसे फिक्शनल मूवीज होते हैं, हम लोग इमेजिनेशन करके करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है जो कोऑथर है मेरे बुक में, तो वो भी मुझे बता रहा था कि ही इज एडवोकेट। अभी उसमें उनके केस लॉज होते हैं, ओके, तो ChatGPT को उन्होंने कुछ पूछा था और ChatGPT ने प्रॉपर, मतलब जो उनका कायदा कानून, वो जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज में फ्रेम करके उसको केस दिया। जब उन्होंने रिसर्च करके वो केस के बारे में वेरिफिकेशन किया तो ऐसा केस 1998 में मिसेस डिसूजा एंड समथिंग ऐसे हुआ था वगैरह, वो स्टडी करते ना लॉ स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ChatGPT ने क्या किया था? हैलुसिनेट किया था, उसको बोलते हैं हैलुसिनेशन। तो उसके पास अगर उस रिलेटेड कोई आंसर नहीं है तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता, वो आंसर आपको रिक्रिएट करके देगा। इसका मतलब ये है कि ChatGPT इज वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, ChatGPT गलत हो सकता है, राइट, बट कॉन्फिडेंट है वो। मतलब कोई भी गलत चीज विद कॉन्फिडेंस वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर सकता है कि
आपको वो पढ़ के लगेगा अरे ये सच्ची है। दैट्स वाई मेरे दर्शकों के साथ ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सबको कि आप चैट जीपीटी और वेरियस एआई टूल्स, चैटबॉट्स जब आप यूज करते हो तो ईच एंड एवरी सेंटेंस वर्ड आपको वैलिडेट एंड वेरीफाई करना है और तभी आपको वो फाइनल करना है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड एआई कोलैबोरेशन। आई ऑलवेज से वी नीड टू गो हैंड इन हैंड विद AI, Right. because there is no option now. You know, everyone is denying, but everyone is using AI. Right. That's why अभी आपका क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, Right. ओके? आपको स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी का पोटेंशियल सिखाना है। Okay. चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट क्या क्या कर सकता है, ये आप स्टूडेंट्स को बताओगे तो स्टूडेंट्स समझेंगे कि you need to set the boundaries Right. for students. अभी for example, I know research scientist. अभी मैं फॉरेन में रिसर्च पेपर्स के ऊपर वर्कशॉप्स देता हूँ कि रिसर्च पेपर्स कैसे लिखने हैं। अभी आपको पता है चैट जीपीटी सब जगह पे यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग रिसर्च पेपर्स में। आई एम एडिटेड फॉर सो मेनी इंटरनेशनल जर्नल्स आल्सो, एंड लास्ट ईयर मुझे 50 रिसर्च पेपर मिले थे रिव्यू के लिए। Okay, and it took me only 5 minutes to reject all those 50 research papers. Why? Because सारे research papers ChatGPT generated थे। ठीक है, तो ये हुआ अब्यूज। नाउ अभी जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ Right. रिसर्च, Right. तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैं बोलता हूँ उनको पहला ही कंडीशन होता है मेरा कि ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक रिसर्च पेपर लिखेंगे, Right. ठीक है? पहला रूल ये है कि सबको चैट जीपीटी यूज करना है। Okay. 100% आपको एआई यूज करना है कंपलसरी। बट अभी मैं क्या करता हूँ, उनको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मतलब बैरियर्स डालता हूँ। Right. Okay, you are allowed to use ChatGPT for this. मतलब अभी रिसर्च पेपर है तो सेंटेंस फ्रेमिंग, नाउ एवरीवन इज नॉट गुड एट इंग्लिश, सबका अंग्रेजी अच्छा नहीं होता है, किसी के पास आइडिया होती है बहुत अच्छा, बट लैंग्वेज की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ChatGPT है। ग्रामर, ग्रामेटिकल मिस्टेक, सेंटेंस फ्रेमिंग, Right. so you are allowed to use for sentence framing, grammatical errors, और कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उसको Right. सिंपल करने में you are allowed, but you cannot write research methodology, you cannot write conclusion, discussion. Right. So मैंने ऐसे बैरियर डाले। फर्स्ट रूल ये है कि आपको AI यूज करना है for this purpose, but you are not allowed to use AI for this purpose. Secondly, आप AI यूज करोगे तो मुझे prompts भी दो, Okay. because अभी जमाना बदल रहा है। This is an AI era, okay? Right. आप कितने knowledgeable हो वो important नहीं है। Right. Yeah. नॉलेज सबके पास है, इंफॉर्मेशन सबके पास है। अभी मेरे पास 1200 अवार्ड्स है, सबके पास अवार्ड्स है, Right. ठीक है? बट आप क्यूरियस हो कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज सबके पास है, इंफॉर्मेशन इज जस्ट वन क्लिक अवे, ओके? अभी पता है आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। Right. पहले के जमाने में आंसर इंपॉर्टेंट था, अभी आप कैसे क्वेश्चन डिजाइन करते हो और आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो ये इंपॉर्टेंट है। Right. आंसर क्या चैट जीपीटी पे देता है, बट ये हमें क्वेश्चन डिजाइनिंग में यूज करना है। दैट्स व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिमांडिंग नाउअडेज, ओके? आप प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन करते हो उसके ऊपर आपका रिस्पांस Right. डिपेंड होता है। तो बच्चों को ये सिखाना है। फिर मैंने बोला उनको कि आप प्रॉम्प्ट्स भी मुझे दो, फिर वो प्रॉम्प्ट्स पढ़ के मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि अच्छा बच्चा क्या यूज कर रहा है, Okay. क्रिएटिव बच्चा है कि नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर रहा है कि नहीं, लॉजिकल रीजनिंग कर रहा है कि नहीं, Right. बच्चा स्टडी कर रहा है कि नहीं, ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। बिकॉज अभी के जेनजी स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट हैं कि वो असाइनमेंट सबमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, बट अगर टीचर्स वेल ट्रेन नहीं है तो टीचर्स को पता ही नहीं चलेगा कि दिस इज चैट जीपीटी जनरेटेड और Right. नॉट। बिकॉज अभी यू नो दिस, आपको पता है आप स्टार्टअप्स में काम करते हो, तो दिस जेन जी स्टूडेंट्स दे हैव देयर ओन स्टार्टअप्स आल्सो, एंड स्टार्टअप्स में दे आर क्रिएटिंग वेरियस टूल्स, लाइक फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है तो एआई ह्यूमनाइजर। Right. ओके, नाउ एआई ह्यूमनाइजर मतलब क्या कि चैट जीपीटी कंटेंट जो होता है वो ह्यूमनाइज करता है, वो तो रीड करते हुए पता नहीं चलेगा। अभी फॉर एग्जांपल एआई में सर्टेन वोकैबुलरी ये रिपीट होता रहता है,
Okay, मतलब for example, if you see fostering, navigating, evolving landscape, okay, delve, ये vocabulary ना आपको हर एक पैराग्राफ में दिखेगा. Okay, तो अगर ये vocabulary दिख रहा है तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार ये ChatGPT है. Okay, तो फिर क्या करते हैं, ये ह्यूमनाइज करते हैं, मतलब थोड़ा ह्यूमनाइज वे में, तो ये vocabulary हम लोग रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा कि इवैल्यूएशन कैसे करें, असेसमेंट कैसे करें. तो पहले बैरियर्स है, तो फिर मैंने क्या बोला कि प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए. फिर अगर आप रिसर्च कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, तो उसके फोटोग्राफ्स मुझे दो, सबमिट करो. रिसर्च डिजाइन है, तो रिसर्च डिजाइन का पूरा डायग्राम हैंड रिटन नोट्स मैन्युस्क्रिप्ट के साथ सबमिट करो. एआई यूज करो, बट ये भी मुझे चाहिए. तो फिर क्या करेगा, तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स आर बाउंड टू स्टडी. उनको एआई भी यूज करना है, बट उनको पता है कि हम लोग ये लेवल तक ही एआई यूज कर सकते हैं. ये लेवल, ये हमें सबमिट करना है तो लिखना ही पड़ेगा. तो ये कोलैबोरेशन होता है. सो एआई इज ऑलवेज आई से ह्यूमन कोलैबोरेशन. सो अभी हम लोग को उसके साथ कोलैबोरेट करना है, एंड उसको एज एन असिस्टेंट ही ट्रीट करना है. उसको डोमिनेंट वो होना नहीं चाहिए हम पे, because no, we have to be always remember that we have created artificial intelligence. Okay, हमने AI बनाया है, so human intellect is always ahead than any intelligence. तो I can conclude your question that बच्चे AI का यूज करके आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं. AI is beneficial, but our role is not as a teacher anymore. We are facilitator. So AI augment कर रहा है, AI amplify कर रहा है, नुकसान नहीं कर रहा है. That's great. I totally agree with you. Because ना मुझे भी लगता है कि अगर students इसे properly और systematic तरीके से, जैसे आपने कहा कि prompt, अगर उन्होंने prompt डालते सही तरीके से आ गया और उन्हें पता चल गया कि हाँ ये मेरी लिमिट्स है, इस तरीके से यूज करो, डेफिनेटली वो लोग 10x ग्रो करेंगे, राइट, एंड स्मार्ट वे में यूज करेंगे. बट मैं बात करूंगा सर कि कुछ ऐसे छोटे बच्चों की, बिकॉज क्या है कि नाउअडेज ना लाइक एआईज को अडॉप्ट लाइक लोग 5th क्लास 6th क्लास 8th क्लास से भी शुरू हो चुका है. इवन स्कूल कॉलेजेस में अब सिलेबस भी आने लगे रिलेटेड टू एआई, राइट. सो अभी क्या होता है सर, फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो आईआईटी या नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, अब वो ना एआई के थ्रू राइट वे में स्ट्रेटेजिकली आपको फिनिश तो कर लेता है कि सिलेबस पढ़ के चीज़ों को, और डाउट्स भी क्लियर कर लेता है. तो समटाइम आप मुझे ये बताइए कि क्या एआई या प्रॉम्प्ट्स आने से इंस्टीट्यूट में लोगों को जाना जरूरी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑल, ये क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी बंद हो जाएंगे या किस तरीके से यूज होंगे? जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स वाला है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बट इनके पास में कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स मैनुअली पढ़ाते हैं, मतलब, बट अभी दौर आ गया एआई का. सो क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेन होंगे या इसमें भी कुछ चीजें चेंजेस होंगी? अभी देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अभी ये सारा सिस्टम जो है ना, कोचिंग इंडस्ट्री बोलो, इंस्टीट्यूशंस, दे आर गोइंग हाइब्रिड मॉडल पे. ओके, बिकॉज ये सारे इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स एआई अडॉप्ट कर रहे हैं. ओके, अभी आपने एग्जांपल दिया फिजिक्स वाला, दे आर आल्सो they already accepted hybrid model. Okay, because you know आप मैं एक सादा एग्जांपल देता हूँ, एक वेरी सिंपल एग्जांपल. सी, आज एआई भी है, ठीक है, हमारे पास यूट्यूब है, राइट, ओके, टेक्नोलॉजी है, वेरी फास्ट है, फिर भी रोज बच्चे स्कूल जाए, राइट, ठीक है. अभी आपको बिलीव नहीं होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन डिग्री चालू की, मतलब घर बैठे यू जस्ट हैव टू पे द फीस एंड आपको मास्टर्स मिलेगा, बैचलर्स मिलेगा. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री किया मतलब वेरी प्रेस्टिजियस है, घर बैठे वो मिल रहा है. ओके, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको अगर सीखना है, फिजिक्स का लो, केमिस्ट्री का लो, उसके ऊपर हजारों वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है. कोई भी लैंग्वेज में बोलो, तमिल, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक, ठीक है. फिर भी नए स्कूल्स बिल्ड हो रहे हैं, न्यू यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, रोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं. क्यों? इतना सारा टेक्नोलॉजी है, घर बैठे अवेलेबल है.
आफ्टर कोविड भी स्कूल्स न्यू आना बंद नहीं हुआ है. राइट. कोविड में तो सब बैठे ही थे, बट आफ्टर कोविड भी न्यू यूनिवर्सिटीज हो रहे हैं. स्टिल हम लोग रोज जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि टीचर्स एआई नॉलेज देगा, मोटिवेट और इंस्पिरेशन नहीं देगा. टीचर्स मोटिवेट करेंगे, टीचर्स इंस्पिरेशन देंगे. ओके, एआई आपको आंसर्स देगा बट इमोशनल सपोर्ट नहीं देगा. Are you getting my point? Right. और जो लाइव है वो लाइव है. मैं आपके साथ लाइव बात कर रहा हूँ, Right. और मैं आपके साथ जूम पे बात कर रहा हूँ. डिफरेंस है. I agree. इम्पैक्ट. अभी हजारों टीचर्स हैं, Right. कोई चमकता है, उसको अवार्ड मिलता है. क्यों? बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट. तो एआई इम्पैक्ट नहीं दे सकता. अगर मैं 4 बच्चों को जाके पढ़ाऊं और एआई ट्यूटर मतलब एआई 4 बच्चों को पढ़ाएगा तो डिफरेंस है. I agree. तो इसकी वजह से एआई रिप्लेस नहीं करेगा. टीचर को वो हेल्प भी करेगा, बट टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए एआई को. ये मेरा पॉइंट है इसमें. अभी आप देखोगे रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक ये रिप्लेसमेंट का है ना. बहुत सारे लोगों को ये फियर है कि एआई रिप्लेस कर रहा है टीचर्स को, या फिर एआई रिप्लेस करेगा इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, जॉब्स को. तो अभी रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट आया है, उसमें उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ एआई इन नेक्स्ट 5 years 92 मिलियन जॉब्स जाने वाले हैं. कितने? 92 मिलियन जॉब बिकॉज ऑफ एआई. बट एट द सेम टाइम एआई विल क्रिएट 170 million jobs, new jobs. मतलब 78 million new jobs AI की वजह से आ रहे हैं. तो जैसे coin has two sides, right? कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया में आई या फिर ग्लोबली कोई भी, अभी फॉर एग्जांपल जब हम लोग प्रोफेसर एम शर्मा, he is world renowned international scientist, पद्म विभूषण, उनके साथ हम लोगों ने बात किया तो हमने बोला कि जब कैलकुलेटर्स अराइव, कैलकुलेटर्स, तभी ऑल द मैथमेटिशियंस एंड प्रोफेसर्स दे वर कर्सिंग दैट अभी बच्चे कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो दिमाग यूज नहीं करेंगे, यू आर डिस्ट्रॉइंग मैथमेटिक्स, ब्ला ब्ला ब्ला. बट टुडे वी आर स्टिल यूजिंग कैलकुलेटर्स एंड मैथमेटिक्स इज आल्सो प्रोग्रेसिंग. जब कंप्यूटर्स आया, राइट, ओके, तो हजारों जो मैनुअल टाइपराइटर्स और जो एडमिन और एचआर का काम कर रहे थे, उनके जॉब चले गए तभी. बट आज देखो कंप्यूटर एक बिकम अ होल इंडस्ट्री, और कंप्यूटर में जो ब्रांचेस है वो भी बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री बना. वैसे ही एआई का है. अभी एआई का शुरुआत है, वी आर एक्सप्लोरिंग, राइट. तो एआई, आई एम डैम श्योर एआई की वजह से कुछ जॉब्स जाएंगी, बट एआई की वजह से बहुत सारे जॉब्स आएंगे. दैट्स व्हाई वी नीड टू अडैप्ट, राइट. इसके लिए हम लोग अभी ये पॉडकास्ट थ्रू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि एआई के बारे में अवेयरनेस कर रहे हो. तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हैपन रिसेंटली का, और ये आप देखो सीखो ये पॉडकास्ट थ्रू, बिकॉज आप एआई को स्वीकार करो और उसका स्टडी करो तो क्या होगा, आपको आगे जाके जॉब में उसको काम आएगा. बिकॉज सी अभी ना मार्कशीट का जमाना गया, राइट. आपको कितने मार्क्स है, आपके पास कितनी डिग्रीज है, और आप टॉपर हो या फिर आपने इतने परसेंटेज मिले, ये कुछ काम का नहीं है. आपके पास स्किल होना चाहिए. आप अगर स्किलफुल हो तो इंडस्ट्री आपको पूछेगी, अदरवाइज इंडस्ट्री में जगह ही नहीं है टॉपर्स के लिए. तो ये जो गैप है ना, इंडस्ट्री एकेडमी में गैप है. आपको पता है बहुत सारे मुंबई यूनिवर्सिटी में ही लास्ट डेटा है मेरे पास, जिसमें 90,000 इंजीनियर्स पास आउट होते हैं एवरी ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी से, ओके, और जॉब वैकेंसीज है ओनली 1700, 1700. तो देखो कितना कंपटीशन है. तो ये इंडस्ट्री एकेडमी में गैप है. तो द प्रॉब्लम इज नॉट एआई, द प्रॉब्लम इज स्किल मिसमैच. ये जॉब के लिए ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, राइट, बट मेरे पास ओनली डिग्री है, स्किल्स ही नहीं है. तो उसकी वजह से जॉब नहीं मिल रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ एआई. एआई is creating jobs, but
जैसे जमाना बढ़ रहा है वैसे आपको भी अपडेट एंड अपग्रेड होना चाहिए। तो एजुकेशन के साथ मतलब डिग्रीज के साथ एकेडमिक्स के साथ आपको स्किलफुल भी होना चाहिए एंड खाली स्किल होने से काम नहीं चलेगा, उसमें भी एक्सीलेंस चाहिए। अभी मुझे साइकिल चलाना आता है, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं ओलंपिक में साइकिलिंग में जीत सकता हूँ, तो उसमें मुझे एक्सीलेंस भी चाहिए, तो आप देख पाओगे। तो आई होप मैंने आपके सवाल आई टोटली एग्री। इसमें मैं कुछ पॉइंट ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स से। जैसे आपने कहा स्टूडेंट्स को फिजिकली कॉलेज जाना, स्कूल जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ से इंस्पिरेशन एंड इंटरेक्शंस मिलेंगे, राइट। और हाइब्रिड जैसे आपने कॉन्सेप्ट बताया, सो आई टोटली एग्री। बट हाइब्रिड में मुझे और ऐसा लगता है सर कि ना हाइब्रिड जो पर्सन कर रहा है या ऑनलाइन जो कर रहा है उनके पास में ना इनर डेडिकेशन बहुत जरूरी है, मतलब थ्रू एआई को अडॉप्ट कर रहा है तो। बिकॉज क्या है कि समटाइम मैं खुद ने देखा है पहले कि जैसे मेरे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट है तो 5 या 10 बच्चे ही डिसिप्लिन या डेडिकेशन से पढ़ते थे, अदरवाइज सारे एवरेज या बैक बेंचर्स आप बोल सकते हैं, राइट। सो ये ओवरऑल सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में होता है। तो अगर जो पर्सन ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसके लिए एक इधर करेज और डेडिकेशन उसको देना बहुत जरूरी होगा, तब जाके वो उस तरीके का आउटपुट निकाल पाएगा। इसमें क्या है, आपको बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, डेडिकेशन। बट इसमें क्या है पता है, जो ट्रेनर है अभी फिजिक्स वाला, राइट, आपने पहले एग्जांपल दिया, वो फेमस क्यों हुआ? बिकॉज उसने कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं किया, राइट। मतलब वो सिखा रहा है टीचिंग, बट वो जो डिलीवरी कर रहा है, जो कंटेंट दे रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स के लिए। आई एग्री। सेम कॉन्सेप्ट हजारों टीचर्स सिखा रहे हैं, राइट, बट वो कोई नहीं सुन रहा है। बट वो सेम कॉन्सेप्ट वो सिखा रहा है, वो सुन रहा है। इसका मतलब ये है कि टीचर्स का रोल अभी ट्रेडिशनल टीचिंग आप करोगे तो नो वन इज गोइंग टू लिसन टू, राइट। ओके, ऑनलाइन में भी यू हैव टू बी क्रिएटिव एवरी डे, ओके। आपको 100 बच्चे हैं तो आप अभी बोले ना 5 ही बच्चे अटेंटिव थे, बाकी के नहीं थे, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को चिल्लाते हैं। बच्चे अगर आपका लेक्चर सुन नहीं रहे तो वो आपका फेलियर है, बच्चों का नहीं प्रॉब्लम। आप अपने लेक्चर को या डिलीवरी को ऐसे डिजाइन करो कि बच्चों को सुनना ही पड़े, तो आप इंटरेक्टिव बनाओ, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे करो ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। अभी आप सेम कॉन्सेप्ट हजारों सालों से अगर वो इंसान वैसे ही सिखा रहा है, वैसे ही वे में, तो नहीं सुनेगा। अभी मैंने किया था, जब मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग एट एज ऑफ 16, और मैं बहुत हाईली एंथुसियास्टिक और आई एम जीनियस, एक्चुअली आई एम जीनियस, ठीक है। ऐसा नहीं मैं एकदम वो मॉडेस्ट लोगों की तरह हम कुछ नहीं क्या हमारे पास जो भी है वो हम लोग बढ़ा रहे नहीं, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि आई एम जीनियस। तो वो मेरे पास था, एटीट्यूड था, ईगो था, मैंने लेक्चर लिया फर्स्ट, कोई नहीं सुन रहा था। मेरे पास नॉलेज था, एंथुसियाज्म था, पावर था, डिलीवरी थी, सारा टैलेंट था, फिर भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन नहीं रहे थे, तो मैं फ्रस्ट्रेट हुआ। 3 दिन में सोया नहीं, और मैं सोच रहा था कि अभी कैसे स्टूडेंट्स को, तभी मैंने स्टूडेंट्स को चिल्लाया, डांटा नहीं, बिकॉज़ उनका गलती ही नहीं, ऐसे नहीं मानता। ओके, वो अटेंटिव नहीं है, ये उनका गलती नहीं है, मेरा गलती है, बिकॉज़ मैं खुद कहीं कम पढ़ रहा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा था उनको। मैथमेटिक्स तो पहले ही लोग डरते हैं, फियर होता है, आएगा कि नहीं कैलकुलेशन ये सब वो। तो फिर मैंने क्या किया, म्यूजिक इंप्लीमेंट किया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को पढ़ाना था मुझे, छोटे बच्चे थे। तो फिर मैं वो हमारे म्यूजिक में नोट्स होते सा सा रे ग म प ध नि सा नि ध ग म ग रे सा, तो सा रे ग म प ध नि सा असेंडिंग ऑर्डर, सा नि ध ग म ग रे सा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने लिटरली गाना शुरू किया, और गाना शुरू करने के बाद बच्चों ऐसे हड़बड़ा गए और वो देखने लगे, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, मैथमेटिक्स में हो रहा है बट कुछ नया हो रहा है। फिर मैथमेटिक्स थ्रू म्यूजिक मैंने उनको असेंडिंग सिखाया, ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में आज सर क्या करेंगे नया, वो इंटरेस्ट के साथ आते हैं, राइट। तो वो इंटरेक्टिव हुआ। तो एज एन एजुकेटर और फैसिलिटेटर हमारा रोल ये है कि हमें एवरी डे
ऐसे सोचने की ये मेरा पहला लेक्चर है Right. एंड वी हैव टू बी क्रिएटिव ऑल द टाइम। Right. बच्चों का अटेंशन चाहिए तो हमको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मैं और भी करता था, मैं एक जगह पे खड़ा नहीं रहता था बिकॉज एक जगह पे आप खड़ा रहोगे तो बोर होते हैं बच्चे देख देख के। मैं पीछे जाके बोलता था, फिर जब आप पीछे जाके बोलोगे तो बच्चे ऐसे देखते हैं सारे, मतलब क्या वो अटेंटिव है। Right. तो वो अटेंशन ग्रैब करने की ये टेक्निक्स मैंने मेरी ढूंढे, Okay. ऐसे आप अपने ढूंढ सकते हो। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी इफेक्टिव हो सकता है Right. प्रोवाइडेड आप यू हैव टू बी क्रिएटिव और आपको कुछ ऐसा करना है जो उनको पता नहीं है तो वो आएगा। अभी देखो ना मूवीज बनती है, कुछ मूवीज चलती है, क्यों चलती है? बिकॉज वो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड वो इतना इंटरेस्टिंग करते जाते हैं और वो ग्राफ जो ऐसा रहता है उसकी वजह से वो लोगों को पसंद आता है और वो मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। Agree. सेम प्रिंसिपल आपको क्लासरूम में यूज करना है, सेम प्रिंसिपल आपको ऑनलाइन टीचिंग में यूज करना है, मिलेगा सक्सेस। Agree. So sir, मुझे आप ये बताइए, I totally agree. अब हमने स्टूडेंट की बात तो कर रहे, अब हमने टीचर की बेसिक्स बात करी। अब आज कोई ऐसा पर्सन है जिसे टीचर बनना है और उसे पता है कि एआई का दौर आ गया, मुझे एआई को अडॉप्ट करना है, तो वो उसे कहाँ और कैसे यूज करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए थ्रू एआई को अपनी मास्टरी करके? या सपोज अगर कोई जीनियस पर्सन है, जैसे आपने जीनियस की बातें करी, जैसे आप है, मान लीजिए खान सर है ना, अगर ये लोग अभी अगर मान लो अपना करियर स्टार्ट करते हैं ऐसे टीचिंग इंडस्ट्रीज में, राइट, या ऐसा ऑनलाइन एजुकेटर किसी भी तरीके से, तो ये लोग क्या स्टेप्स लेते हैं ताकि जो नॉर्मल टीचर्स है जिनको अपना करियर बनाना है उसमें, तो वो और उसे ग्रो कर पाए? अब देखो पहली बात तो सबको कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है? हम लोग ये भूल ही गए, अगर आप कॉमन सेंस यूज करते हैं 10% भी तो भी आप जीनियस हो सकते हो। तो जीनियस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आइंस्टाइन और न्यूटन, नो, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। दूसरी बात, अभी एआई ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है? एआई में 1500 टूल्स है मिनिमम, राइट, ठीक है? तो हमारा प्रयत्न ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 1500 टूल्स वो आने ही चाहिए, नहीं, आप सिर्फ एक टूल लो और उसको जितना एक्सटेंड और एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो, राइट, एंड आप खुद को डेवलप करो, एंड देन आप खुद अगर डेवलप रहेंगे तो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आएगा, तो स्टूडेंट्स सुनेंगे। तो कोई भी अगर आप न्यू टीचर हो और आपको एजुकेशन में एंट्री करना है तो पहले तो आपको खुद को स्टडी करना है, ओके? अभी आप देखो बहुत सारे टीचर्स है वो स्टडी करना ही भूल गए। इसका मतलब ये है आफ्टर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी होने के बाद आप पूछो किसी को भी आपने लास्ट पढ़ाई कब की थी, तो वो बोलेंगे पढ़ना क्यों है, हम ये इतने सालों से सिखा रहे हैं, तो क्या जरूरत है? नहीं, हमें आज भी पढ़ना है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं, सुविचार भी अच्छा लगता है कानों को, बट वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जब होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, एट दिस स्टेज आज मैं साइंटिस्ट हूँ और आप मुझे बोलोगे चलो जाओ और किताब निकालो और पढ़ो, तो पहले तो मेरा ईगो हर्ट होता है, ओके? और फिर अभी क्यों मुझे पढ़ना है, क्या जरूरत है अभी? ये माइंडसेट है, राइट। अभी क्यों जरूरत है, अभी मैंने इतना अचीव कर लिया, मेरे पास पैसा है, पैसा कमा सकता हूँ, नॉलेज है, अवार्ड्स है, पेटेंट्स है, फलाना है, ढिमका है, रिसर्च पेपर्स है, अभी क्यों पढ़ना है? ये माइंडसेट जब तक जाता नहीं ना तब तक कोई भी सक्सेसफुल टीचर हो नहीं सकता। तो we just have to see everyone has good mindset. My guru, legendary Dr. रघुनाथ मशेलकर, उनके मंत्रास हैं, 10 मशेलकर मंत्रास, वो बोलते हैं it is better to fail in originality than succeed in imitation and inhibition. Look at the word fail. Fail is a very negative word. No one wants to fail, right? Very negative. But you can change. It's about mind versus mindset. So हमारे पास mind है, सिर्फ हमें mindset change करना है। अभी देखो fail को ही positive कैसे हो सकता है? First attempt in learning, fail. So it's about mindset. हमें अभी टीचर होना है, सक्सेसफुल होना है, तो सिर्फ mindset change करना है। That's right. Because mindset ही बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जो किसी भी चीज में हेल्प करता है। बट सर आपको ये नहीं लगता है
कि जैसे अभी एआई आने से एक स्टूडेंट का टीचर के साथ में इंटरेक्शन कम हो रहा है, इवन उनके पेरेंट्स के साथ में भी इंटरेक्शन कम हो रहा है, बिकॉज आज की जो बच्चे हैं, ये मैं एक बेसिक बच्चों वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, आपने भी देखा होगा जो 2-4 साल 5 साल के बच्चे तो पबजी फ्री फायर खेलते रहते हैं गेम्स एंड ऑल, राइट, इवन कुछ बड़े लोग भी। तो एंड पहले हमारे टाइम में फिजिकल एक्टिविटीज लाइक फिजिकल गेम्स, स्पोर्ट्स, जिससे हेल्थ वेल्थ सारी चीजों में काफी होता था। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब एआई अब इतनी फास्ट ग्रो हो रहा है, इतने फास्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि कुछ टाइम में लोगों का टीचर के साथ में भी इंटरेक्शन पूरा जीरो हो जाएगा और पेरेंट्स के साथ में भी, जिसकी वजह से उन्हें हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी शिकायत भी आएंगी? व्हाट डू यू थिंक? सी ये पॉइंट तो बराबर है, राइट, बिकॉज अभी हमारा बचपन देखोगे, राइट, तो बहुत अच्छा था, बिकॉज हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते थे, राइट, ठीक है, और मोबाइल नहीं था, तो फिजिकल एक्टिविटीज और इंटरेक्शन, मतलब फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना, फैमिली के साथ बातचीत करना, ये ज्यादा होता था। अभी वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी की ये साइड इफेक्ट्स है, राइट, जो आपने अभी बोला, बट अभी ये होने वाला है या हो सकता है, ठीक है, हुआ नहीं अभी तक, तो हम क्या कर सकते हैं? सी माय गुरु ऑलवेज सेज नेवर बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को ये टेक्नोलॉजी के दौर पे भी बच्चों को टाइम देना आना चाहिए। ओके, इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी। माना कि अभी ऑफिस जाना पड़ता है, इतना ग्लोबल क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, तो इकोनॉमी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, महंगाई है, तो काम करना ही पड़ेगा। बट उसी में भी जो हम लोग संस्कार, मराठी में बोलते हैं संस्कार और मोरल वैल्यूज बोलते हैं, वो काम टीचर्स का है, पेरेंट्स का है, राइट, और वो अडॉप्ट करना बच्चों का भी है। तो ये तीनों का ऐसे नहीं है कि एक को ही करना है, तीनों को जब वो तीनों साथ में करेंगे, पेरेंट, टीचर एंड बच्चे, तो ये देश आगे जाएगा और ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी संस्कार करनी चाहिए बच्चों के ऊपर, टाइम निकाल के। सी सबके पास 24/7, सबके पास 24 घंटे ही रहते हैं दिन में, राइट, ठीक है, कोई बहुत अचीव करता है, कोई कुछ भी अचीव नहीं करता है, बट टाइम तो सेम ही रहता है ना। तो इट्स अबाउट माइंडसेट, आपका अप्रोच कैसा है, आपको करने की आपके पास क्षमता है बट करने की इच्छा भी होनी चाहिए ना। तो पेरेंट्स का अप्रोच, अभी पेरेंट काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आप फिर से मुझे बुलाइए, हम लोग पेरेंट काउंसलिंग के ऊपर भी सेशन करते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारियां क्या है, बच्चों की जिम्मेदारियां क्या है, उनको बतानी पड़ेगी। टीचर्स को भी ट्रेडिशनल टीचिंग को बैलेंस करते करते मॉडर्न इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज लेना है, एआई इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, बच्चों को स्टूडेंट सेंट्रिक शिक्षा देनी है, ना कि टीचर सेंट्रिक, राइट, ओके, एंड बच्चों को भी उनका नॉलेज ग्रो करना है, मतलब टेक्नोलॉजी टूल्स एआई यूज करना ही है, बट उसके साथ साथ ये वैल्यूज रखते हुए आगे जाना है। वरना क्या हो गया बताएं, आपको पता है हमारे इसमें हम लोग बोलते हैं, मैं एक टर्म यूज करता हूँ, चमको। मतलब क्या बताएं, अगर आपने देखा होगा कोई आता है बहुत चमकता है, शाइन होता है, 2 साल चमकता है और तीसरे साल में वो कहा जाता है पता ही नहीं, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि अरे ये ऐसा भी आदमी था। और कोई लोगों का ग्राफ देखो, जैसे मेरे गुरु डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, ओके, 8 साल तक उनको पैर में चप्पल नहीं थी, सुबह खाते थे शाम को पता नहीं, वो लाइमलाइट रहता है ना, रोड लाइट, उसके नीचे बैठ के स्टडी किया, आज वर्ल्ड रिनाउंड इंटरनेशनल साइंटिस्ट, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण। तो उनका ग्राफ देखो बढ़ता जा रहा है। लता मंगेशकर देखो, उनका ग्राफ देखो, फ्रॉम द डे 1 टिल द एज ऑफ 92 बढ़ता गया, राइट, ओके। सचिन तेंदुलकर देखो, ग्राफ बढ़ता गया, ओके। ये लोग ऐसे नहीं है कि 2 साल चमक गए फिर उनको कोई पहचानता नहीं। आज भी लता मंगेशकर आज नहीं है, बहुत सारे लोग आज नहीं है, फिर भी आज उनके गाने से ही शुरुआत होती है कोई घरों में,
ये साइड में ऑडिटोरियम बना ऑडिटोरियम है, स्मारक है। तो हम लोग के महाराष्ट्र में एक श्लोक है, मरावे परे कीर्ति रूपे उड़ावे, मतलब जाने के बाद भी आपका लेगेसी सिखाना चाहिए, लोगों को सिखाता रहता है, तो ये होना चाहिए। तो ही हमें क्या बोलते हैं, ये दिस इज द डिमांड, ये रहेगा राइट। तो बच्चों को भी सीख मिलेगी, एट द सेम टाइम पेरेंट्स और समाज भी ग्रो करेगा। सर जैसे आपने एआई के ऊपर मैंने काफी लेक्चर्स लिए और कॉन्फ्रेंसेस भी किया है, राइट, और अभी भी काफी अवेयरनेस कर रहे हैं, और मैंने ना हाल ही में आपकी एक बुक भी देखी थी जिसमें आपने एआई के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। सो उसमें एक शॉर्ट टर्म में क्या आप मुझे एक्सप्लेन करिए कि क्या समरी है और क्या मोटो है। यस, मेरा एक बुक है, एक्चुअली मी एंड माय कलीग डॉक्टर कल्पेश यादव एंड मी, वी हैव रिटन दिस बुक। ये बुक जो है वो काफी फेमस हो रहा है अभी। यू कैन सी दिस बुक, वी हैव नेम दिस बुक एआई अ प्रैक्टिकल गाइड, राइट, ओके, बिकॉज जब हम लोग ने शुरू किया अभी, आफ्टर डिलीवरिंग 200 प्लस इंटरनेशनल लेक्चर्स ओनली ऑन एआई, मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी एक बुक लिखते हैं, ठीक है। सो मेरा कलीग और मैंने स्टार्ट किया ये लिखना। तब हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया था कि सिर्फ 100 पेजेस का बुक बनाते हैं, राइट, बट इट हैज बिकम 400 प्लस पेजेस, ओके। अभी हम लोग ने क्या किया, जब हम लोग बुक लिखने वाले थे उसके पहले लिटरेचर रिव्यू किया, मतलब जो अवेलेबल बुक्स है ऑलरेडी ऑन एआई वो स्टडी की, और वो स्टडी करते वक्त हमें ऐसे पता चला कि जो भी अवेलेबल बुक्स है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स पब्लिश्ड, वो सारी टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल बेस्ड है, मतलब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एआई। तो जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे, आईटी के बच्चे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, जो आईटी कॉम्स में है, वही वो बुक्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिर हमने सोचा कि व्हाई नॉट सबके लिए एक ऐसा बुक लिखा जाए कि कोई कंप्यूटर का है नहीं, कोई हाउस वाइफ है, कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई आम आदमी है, वो भी एआई कैसे यूज कर सकता है। ये थॉट से हम लोग ने बुक लिखना शुरू किया है, एंड दैट्स व्हाई इसका नाम लिखा हम लोग ने एआई प्रैक्टिकल गाइड। तो ये बुक में, और ये हम लोग ने बहुत सिंपल वे में लिखा है, मतलब वेरी सिंपल इंग्लिश लिखा है, तो आपको जस्ट रीड करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो टूल्स है, चैट जीपीटी है, एआई का इफेक्टिव वापर कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज कर सकते हैं, देन आपका टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, रेपिटेटिव टास्क कैसे आप सेव कर सकते हैं टाइम उसमें, तो सारा इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो बुक है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से लेके पीएचडी तक, कोई भी रिसर्चर, एजुकेटर्स, हाउसवाइफ, देयर इज वन चैप्टर मोर, एआई इन डेली लाइफ। सो डे टू डे लाइफ में भी कैसे एआई यूज कर सकते हैं, और वो जो सेफ टाइम है वो हम लोग अदर प्रोडक्टिव चीजों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये प्रैक्टिकल गाइड लिखा है। और आपने अगर उसका कवर देखा होगा तो देखो, एक संत दिखाया हम लोग ने, हमारा भारत का ये संस्कृति है, ओके, वो दिखाया, और वो ड्रोन हैंडल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एआई या फिर जो भी टेक्नोलॉजीज है, ये हमारे लिए नया नहीं है कुछ। आप 2000 साल पहले जाओगे तो हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो ये सारे टेक्नोलॉजीज यूज करते थे। यू नो, रामायण में रावण, उसका वो वाहन था, विमान था, तो एरोप्लेन तब जब पुष्पक विमान था, ठीक है। देन द्रोणाचार्य जो थे, उनके पिताजी मतलब ऋषि भारद्वाज, उन्होंने तभी वैमानिक शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें 75 प्लस टाइप्स के एरोप्लेन्स, उसके मैकेनिज्म्स, रेसिपी लिख के रखा है। और विमान, एरोप्लेन्स का इन्वेंशन किसने किया? राइट बंधु ने किया। नहीं, हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन उनको पढ़ने नहीं आ रहा था। पेटेंट ऑफिसर्स और जिन्होंने टेक्नोलॉजी ग्रांट किया उनको पता ही नहीं, बिकॉज हम तभी संस्कृत यूज करते थे, ठीक है। और कोई टाइम में हमारा नॉलेज ट्रांसफर जो था मीडियम, वो गुरुमुखी विद्या थी, मतलब गुरु से शिष्य के पास जाता था, मौखिक, फिर शिष्य के पास से दूसरे शिष्य के पास, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। इसकी वजह से हम लोग पीछे पड़े। आप देखोगे महाभारत में वो पता है, यक्ष प्रश्न वर्चुअल रियलिटी है, उसको दिख नहीं रहा था, सामने से क्वेश्चन आ रहा था, युधिष्ठिर की परीक्षा थी, वर्चुअल रियलिटी था वो, ओके। अभी आप सोचो, राम
अयोध्या में था, वो आया किधर, श्रीलंका में। गूगल मैप था क्या? नहीं था। तो तभी से वो नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। राइट ओके, राम सेतु एडवांस सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल है वो। राइट तब के जमाने में ये नहीं था ना, कंस्ट्रक्शन में वो राइट अभी भी कोई भी उसमें रिसर्च करके बताए, सारे सिविल इंजीनियर्स हार मान लेते हैं, फिर भी Right. वो कंस्ट्रक्ट जो किया Right, कंस्ट्रक्शन right. 12 दिन में 80 किलोमीटर पुल बांधना, कितना सिविल इंजीनियरिंग एडवांस था। राइट उस जमाने में डॉक्टर्स थे, सुश्रुत चरक वाग्भट, ओके जंगल में सर्जरीज करते थे, 100% रिजल्ट विदाउट यूजिंग एनी अपैरेटस, एनेस्थीसिया देते थे। सुश्रुत ने आई सर्जन था और ट्रांसप्लांट होते थे। सोचो, और अभी इतना मेडिकल एडवांस है, इतना हाई फैसिलिटीज है, फिर भी हम लोग को एक फॉर्म भरना पड़ता है। डॉक्टर फॉर्म लेता है ना राइट कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ होता है तो। राइट और अभी भी हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट तो मुझे ये बुक के माध्यम से ये बोलना है कि वी आर नॉट इन्वेंटिंग समथिंग, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। ये हमारे Right. पास ऑलरेडी है। दैट्स व्हाई ये बुक का कवर ऐसा है कि Okay. एक ऋषि है, वो ड्रोन उड़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न माइंड्स। या तो ये बुक अवेलेबल है Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे भी, और आप मुझसे भी ये बुक साइन ऑटोग्राफ लेके भी खरीद Right. सकते हैं। तो जिसको भी ये बुक चाहिए वो ले लो। मुझे आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर गूगल पे कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट टाइप माय नेम डॉक्टर प्रतीक मुनगेकर एंड यू विल गेट एवरीथिंग ऑन माय नेम। गूगल पे भी मिल जाएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस अबाउट दिस बुक इज, अभी हम लोग उसका 4th एडिशन, विद इन 6 months वी हैव सोल्ड आउट 3 editions। अभी इसका 4th एडिशन आ रहा है एंड दिस बुक हैज बीन एंडोर्स्ड बाय legendary Dr. Raghunath Mashelkar, then from the Department of Education Dr. Marsh Belasterius, then Commission on Higher Education from the मतलब outside country भी, India, Philippines, सिंगापुर, थाईलैंड, सब जगह पे ये बुक गया और वहां पे भी एजुकेटर्स, वहां के स्टूडेंट्स ने ये परचेज किया एंड इट्स रियली बेनिफिटिंग। सो जो भी है, जिसको भी एआई सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, स्टडी करना है, ग्रो करना है, प्लीज बाय दिस बुक and this is for anyone and everyone. पर सर, अभी तक हमने इतनी सारी बातें करी, जिसमें हमने बात करी है कि लाइक एआई को कैसे यूज करना है, एआई क्यों बेनिफिट्स है, एआई को कैसे सस्टेन हो रहा है। बट आप इतने सारी कंट्री एक्सप्लोर कर रहे हो, राइट? आपने बहुत सारी चीजों को देखा है, इवन प्रैक्टिकली समझा भी है। बट आपको नहीं लगता कि इंडिया में एआई बहुत लेट आया है, बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? Because उसका yes, see, we are users, right? We are not right? creators. Right. Okay, we are potential creators. Yeah, because इंडिया में टैलेंट तो बहुत है, very important है, we are very talented. That's why I use the word potential creators. Potential बहुत है, but हमारा problem यहाँ पे है, sorry to say, execution. Agree. Research ecosystem. Right. And implementation. Right. Implementation is very slow. That's why results मिलेंगे हम लोग को, results मिलते भी है, Right. but उसमें टाइम जाता है। तब तक वेस्टर्न कंट्रीज आगे जाती है। मतलब ये ऐसा क्यों है? लाइक फियर होता है या फंड्स? फियर नहीं। अभी देखो, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन, हमारा सिस्टम में पॉलिसीज अच्छी बनती है, फ्रेमवर्क्स अच्छे हैं, Right. वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं, Right. बट the first factor is population. Okay, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुआ, Okay. still we are implementing अच्छा. because we have billions of schools, Right. colleges. तो वो एक पॉलिसी, एक रूल इम्प्लीमेंट होने के लिए और वो गांव-गांव तक पहुंचने के लिए टाइम जा रहा है। Okay. इसमें अभी आप बोलोगे सरकार का दोष है या बच्चों का दोष है या स्कूल्स का, किसी का दोष नहीं। पॉपुलेशन इज द इशू, वी आर नंबर 1 इन पॉपुलेशन। तो कोई भी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोगों को पता होने तक 4-5 साल चले जाते हैं। अभी इतने सालों बाद सबको बिजली मिल रही है, Right. सबको शिक्षा मिल रही है, सबको पानी मिल रहा है, फूड शेल्टर जो भी बेसिक यूटिलिटीज वो अभी मिल रहा है। इसके पहले आप देखोगे तो ये इश्यूज थे पार्लियामेंट में, इसके ऊपर डिबेट्स डिस्कशन हो रहे थे। Right. तो सबसे बड़ा इशू ये है कि पॉपुलेशन
दूसरा इशू ये है कि एग्जीक्यूशन, बीच के जो एजेंट्स है ना वो पहुंचा नहीं रहे। राइट। करप्शन तो है ही, और करप्शन ये इंडिया में नहीं है, सब जगह पे। राइट। ओके, बट यू नो किसी ने बोला था कि मध होता है हनी, उसका बॉटल जो होता है ना, वो जो काम करता है ना, तो उसके बॉटल से वो जो गिरता है हनी, वो खा लेता है या फिर उसको वो मिलता है ऑटोमेटिकली। तो उतना करप्शन ठीक है मेरे हिसाब से। अभी हम लोग है ही, काम ही कर रहे हैं। अभी कोई पता है आपको, होटल इंडस्ट्री में काम करता है, उसका खाना बनाना रोज का काम है, 5 किलो 10 किलो बिरयानी, तो कुछ बिरयानी बचता है वो खा लेता है, वो करप्शन नहीं है। ओके, बट वो बचा हुआ बांटना, मतलब मुझे बोलना ये है कि हनी का बॉटल में से जो वो गिर रहा है वो खाना, और पूरा हनी का बॉटल ही खाना, ये करप्शन है। राइट, अंडरस्टूड। तो हमारे इसमें क्या हो रहा है, बचा हुआ लोगों को जा रहा है और पूरा बॉटल का बॉटल हनी करप्शन है, मतलब खा रहे हो जो भी है कोई भी। तो 3 चीजें हैं, पहले तो एग्जीक्यूशन, पॉपुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा इशू आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिसर्च इकोसिस्टम। गवर्नमेंट ने रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, मतलब फंड्स देने चाहिए। राइट। अभी कोई जगह पे फंड्स ही नहीं है, उसकी वजह से लोग रिसर्च नहीं कर पा रहे। या फिर कभी कभी क्या होता है, फंड है बट उसका इवैल्यूएशन, असेसमेंट और मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण वो फंड वेस्ट होता है और रिसर्च भी नहीं होता है, ऐसा भी है। तो पॉलिसी करते वक्त मेरा ऐसा मानना है कि कुछ कॉमन लोग, सभी सेक्टर्स के लोगों को इकट्ठा करके पॉलिसी बना के क्या बेनिफिशियल है, कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अभी वो निकाल दो। ऐसे थोड़ा रीडिफाइन, रीइमेजिन, रीइन्वेंट करने की जरूरत है। बिकॉज मुझे भी लगता है कि इंडिया में टैलेंट काफी है, बट टैलेंट को फंड नहीं मिल पाता है, या राइट मेंटरशिप नहीं मिल पाती है, राइट अपॉर्चुनिटीज नहीं समझ में आती है। बट नाउअडेज ना, थैंक यू गवर्नमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह आ चुके हैं जो गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट। राइट। लाइक मैं और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ यहाँ पे। सी, आप बोलते हो टैलेंट बहुत है, कभी-कभी ना फंड ना हो तो भी चलता है, राइट, चलेगा। उसको बोलते हैं इंक्लूसिव इनोवेशन फॉर अफोर्डेबल एक्सीलेंस। इसका मतलब ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेज में कुछ ऐसा करो रिवॉल्यूशन। अभी फॉर एग्जांपल ये कलाम देखो, डॉक्टर मशेलकर, डॉक्टर काकोडकर, नागरीकर, ये साइंटिस्ट के जमाने में तो टेक्नोलॉजी था भी नहीं इतना। राइट। आप देखोगे तभी ये लोग, फंड्स नहीं थे, राइट, सुविधाएं नहीं थे, राइट, फिर भी इन्होंने क्रांति किया, रिवॉल्यूशन लाया। तो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम हमारे पास फंड्स हो, फैसिलिटीज हो, नहीं। आपको अभी इसरो देखो, इसरो ने चंद्रयान किया सक्सेसफुल, मंगलयान सक्सेसफुल किया। आप अगर मंगलयान का पूरा मिशन खर्चा देखोगे तो एक हॉलीवुड मूवी का जो खर्चा होता है उसके 10% भी खर्चा नहीं था, उसमें उन्होंने हम लोग मार्स तक पहुंचे, एंड वी आर द फर्स्ट। तो इंक्लूसिव इनोवेशन फॉर अफोर्डेबल एक्सीलेंस का मीनिंग क्या है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको ही यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हो। अभी मैं एक few examples देता हूँ। मशेलकर फाउंडेशन है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है। अभी आपने कभी सुने 5 रुपए में ECG? 5 रुपए ECG नहीं, खबर नहीं सुना। हाँ, देखो अभी ट्रेडिशनल ECG जो है उसमें आपको ECG सेटअप लगता है, 10-12 लाख का मशीनरी, फिर वर्कर लगेगा, रूम चाहिए, फिर आप जाओ, अपॉइंटमेंट लो, वो सारा सिस्टम लगाते हैं, आधा घंटा होता है, वो प्रोसेस करते हैं, फिर 2 दिन बाद जाओ, रिपोर्ट दो और 2,000 रुपए दो, राइट? ये ट्रेडिशनल है। अभी एक स्टार्टअप जैसे एक है टीम, उन्होंने क्या किया, एक गैजेट डेवलप किया, इतना छोटा सा गैजेट है, उसको यहाँ पे रखना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट्स इट। एंड विद इन 2 मिनट्स आपको आपका ECG रिपोर्ट मोबाइल में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ PDF, एंड एक्यूरेसी इज 100%, USFDA अप्रूव्ड। ओके, अभी वो इक्विपमेंट का कॉस्ट है 3,000 रुपीस, ECG ऑक्सीमीटर लाइट, हाँ, और ECG है 5 रुपए। तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव इनोवेशन। इंक्लूसिव मींस फॉर ऑल एंड अफोर्डेबल भी है, राइट,
Understood. ऐसे बहुत सारे गैजेट्स अभी है। स्वासा करके एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, आपको सिर्फ उसको ऐसे करोगे तो आपको कफ एंड कोल्ड का रिपोर्ट आता है मोबाइल में। ओके, सेफ मॉम करके गैजेट है। यू नो, इन ट्राइबल एरियाज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं बिकॉज फैसिलिटी पहुंचती नहीं, डॉक्टर्स पहुंचते नहीं। Okay. और वो जो आदिवासी महिलाएं होती है वो शिक्षित नहीं होती है, तो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, जो भी होता है, उनको पता ही नहीं चलता है। तो सेफ मॉम करके एक ब्रेसलेट है, Okay. वो उन्होंने पहना तो वो एआई है, एआई बेस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया है। वो बॉडी से अटैच होता है एंड नाइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 months जो भी हार्मोनल चेंजेस है, अभी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर को वो सिग्नल सेंड करते हैं एंड फिर वो पहुंच जाती है हेल्प। तो ये इसकी जरूरत है और ये हो रहा है, तो ये होना चाहिए। और राइट, बिकॉज ये बहुत जरूरी है, काफी डेप्थ है, राइट। तो अभी जैसे एआई आया, नो डाउट स्टार्टअप्स को बहुत हेल्प मिल रहा है, बट यहाँ पे ना जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे कि रिलायंस बोल लीजिए या इन्फोसिस या किसी भी टाइप की, तो जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी है, ये एक बहुत बड़े लीडर है और इनकी जो कंपनी है, इनमें हर चीज सिस्टमैटिक होता है, सारा प्रोफेशनल तरीके से सारे सिस्टम्स होते हैं, एसओपीस होती है। तो अब इनको एआई को इम्प्लीमेंट करना है इनके बिजनेसेस में, तो यहाँ पे बहुत सारी परमिशंस लेनी होती है, मतलब ये डिपार्टमेंट से ऐसा वैसा व्हाटएवर जो भी, देन उसके बाद में एक आउटकम आता है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी परमिशन में इतना टाइम चले जाता है कि कोई दूसरा पर्सन या कोई दूसरी कंपनी आके उसको इम्प्लीमेंट करके अप्लाई भी करती है स्टार्टअप्स? नहीं, सी, पहले तो जो बड़ी कंपनीज है ना, वो अग्रेसिवली उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है एआई को। ओके, सो आप अगर देखोगे रिलायंस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, जितनी भी बड़ी कंपनी, महिंद्रा, दे आर ऑलरेडी यूजिंग एआई, राइट। ओके, बिकॉज सी, ये कंपनीज में कॉम्पिटिशंस रहता है, राइट? तो ये जो ओनर्स है पर्टिकुलरली, ये बहुत स्टूडियस है। ओके, एंड कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो ट्रेनिंग सेशंस रख के वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अभी आज के जमाने में, एज ऑफ टुडे, रिलायंस हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एआई ओके, aggressively. That's why they are still growing. ओके, AI उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। ओके, सो सी, एंड इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या? सिर्फ ChatGPT यूज करना नहीं, AI इन बिजनेस, AI इन मार्केटिंग, एवरीथिंग दे हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो अभी इम्प्लीमेंट करेंगे फिर पेपर वर्क करेंगे, नो, दीज ओनर्स आर फास्ट डिसीजन मेकर्स, दैट्स व्हाई दे आर बिग। ओके, So they know how to implement, when to implement, and they are very fast ओके, when it comes to implementation. Because private limited companies जो होती है, उनमें decision लेना is very fast compared to government bodies. राइट, एग्री। Government bodies में AI implementation फिलहाल शुरू हुआ है, whereas these industries उन्होंने यूज करके उसमें बेनिफिट भी लेना शुरू कर लिया है। राइट, गवर्नमेंट बॉडीज में अभी अवेयरनेस चालू है, ट्रेनिंग होगा, फिर थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। वेयरएज रिलायंस ने तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके नाउ दे हैव देयर ओन एआई टेक्नोलॉजीज एंड वो एआई टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हैं। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द डिफरेंस। एग्री। सो इन टर्म्स ऑफ जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, मुझे लगता है कि इन्हें भी काफी ज्यादा एडवांटेज होता है, बिकॉज ना इनके पास में कोई बहुत बड़ी टीम होती है, ना सिस्टम होता है, और ये इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड हमने भी काफी कुछ चीजें हमने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करी है एंड काफी हेल्प हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर आप आने के लिए, और बहुत सारे वैल्यूबल इनसाइट हमारी ऑडियंस को आपने दिया है, और हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ से सीखने और समझने मिला है। आपको ऐसा एक कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा अटैच किया है, आपको लगा है कि हाँ इसे मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कमेंट करके बताइए।